चीजें बताई थी कि रूट्स एब्जॉर्प्शन बेसिकली करेंगे, उन्हें वाटर चाहिए ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। दूसरा उन्हें वाटर चाहिए कि ताकि रूट्स ट्रांसपिरेशन कर सके। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपिरेशन प्लांट क्यों करता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बेसिकली ट्रांसपिरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ह्यूमंस में हमें गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी से स्वेट, यानी कि जैसे आप कह सकते हो स्वेटिंग होती है समर्स में, लेकिन प्लांट में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो प्लांट ट्रांसपिरेशन करते हैं ताकि वो प्लांट्स को मतलब हॉट वेदर में कूलिंग इफेक्ट दे सके। तो बेसिकली आज हमको ट्रांसपिरेशन के बारे में सारी चीजें पढ़नी है, एब्जॉर्प्शन आप पढ़ चुके हो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो। अच्छा ये बता दो आप लोग को ये स्क्रीन विजिबल है ना, ब्लर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार थम्स अप कर दो। इट इज विजिबल टू एवरीबॉडी। अरे बोलो, कमेंट करके बता दो बेटा, विजिबल है ना। नो साउंड, तब म्यूट रहा होगा, अब तो आ रहा है साउंड। इंडियन एक्वास्केप, ना कठिन नाम। साउंड लग रहा है क्लियर नहीं है, और लग रहा है लोगों को दिख भी नहीं रहा है। अगर दिख रहा होता तो सब अभी तक थम्स अप करते। सर को बुलाना पड़ेगा लग रहा है। हम सबने थम्स अप किया था। थम्स अप किया था, अच्छा मतलब मैंने देखा नहीं, सॉरी 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 सॉरी। चलो ट्रांसपिरेशन का इंट्रोडक्शन देखो। बेसिकली ट्रांसपिरेशन इज अ इवेपोरेटिव लॉस। इवेपोरेटिव लॉस का मतलब ये होता है कि इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन का मतलब कि भाप बन के पानी निकल गया, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट में वो एक तरह से भाप के फॉर्म में इवेपोरेट हो गया। गटेशन मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, गटेशन ड्रॉपलेट के फॉर्म में न जा रहा है, इवेपोरेशन क्या हो रहा है कि भाप के फॉर्म में जा रहा है। तो अगर आप पहला पॉइंट देखोगे तो लिखा है कि ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, यानी कि इवेपोरेशन हो रहा है वाटर का। कौन से पार्ट से हो रहा है, एरियल पार्ट से। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरियल पार्ट का मतलब है कि प्लांट का जो ऊपर का पोर्शन है, जो फ्रंट रीजन है, वहां से पानी जो है भाप बन के निकल रहा है, तो दैट इज इवेपोरेशन। और ये किस में होता है, ट्रांसपिरेशन में होता है। नेक्स्ट चीज आप देखोगे बेनिफिट क्या है ट्रांसपिरेशन का। मैंने आपको पिछले क्लास में भी ये चीज बताई थी कि ट्रांसपिरेशन का बेसिकली जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जब पानी की प्लांट में कमी हो जाएगी, ध्यान से इस चीज को सुनिएगा, कि जब वो एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेट कर गया और प्लांट को फील होगा कि हाँ यार मेरे पास वाटर की कमी है, तो ऊपर से लीव्स के पास से, स्टेम्स के पास से रूट्स में एक फोर्स लगेगा। यानी कि रूट्स को प्लांट कहेगा कि यार वाटर लॉस हो रहा है, मुझे वाटर चाहिए। तो एक तरह से सक्शन फोर्स आएगा, उस सक्शन फोर्स की वजह से रूट जो है क्या करेगा, वाटर को ऊपर की तरफ भेजेगा। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, वाटर की कमी महसूस नहीं होगी प्लांट को, तो और वाटर की सप्लाई होना बंद हो जाएगी। तो एक तरह से ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो हेल्पफुल, कि ट्रांसपिरेशन जो है सक्शन फोर्स को क्रिएट करता है। आई होप इट इज क्लियर। जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, एक एक शीट हम कंप्लीट करते जा रहे थे और टिक करते जा रहे थे, सबको समझ आया। तो आज भी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, एक एक शीट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद थम्स अप करना कि हाँ सब क्लियर है। तो पहला आपका ये था कि ट्रांसपिरेशन बेसिकली कैसा है, इवेपोरेटिव लॉस है। बेनिफिट ट्रांसपिरेशन का क्या है, पहला बेनिफिट ट्रांसपिरेशन का ये कहता है कि ये सक्शन फोर्स को क्रिएट करता है। दूसरा ये कहता है कि ये प्लांट को कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। ये दोनों चीज आप समझ गए, सक्शन फोर्स वाला स्पेशली ये चीज समझ गए। सक्शन फोर्स क्या होता है, देखो बेटा, अगर सक्शन फोर्स नहीं क्रिएट होगा ना, तो रूट को नहीं पता चलेगा कि मुझे वाटर एब्जॉर्ब करना है। और अगर रूट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वाटर में से ही उसको मिनरल्स भी मिलते हैं, तो रूट को मिनरल्स भी नहीं मिलेंगे जो उसके प्लांट के ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है जिस चीज की। तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं। नेक्स्ट देखिए, दो तरीके हैं कि जिस तरह से आप ट्रांसपिरेशन के मेथड को पता कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि हाँ कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है। दो मेथड में जो मोस्ट कॉमन आता है वो गेनॉन्स मेथड है, और एक देखो दो मेथड में आपका आएगा एक वेइंग मेथड, कि हाँ आप वेट कर रहे हो कि कितना, समझ लो कि कितना वाटर इनटेक कर रहा है प्लांट। भाई जितना वाटर प्लांट लेगा उतना ही वाटर तो रिलीज करेगा ना, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर लेगा उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर देगा। सपोज करो 10 ml ले रहा है तो हो सकता है 9 ml बाहर दे रहा हो, क्योंकि बेसिकली केवल प्लांट केवल 2% से 3% वाटर को क्या नाम है यूज करता है फोटोसिंथेसिस में। बाकी सबको क्या करता है, इवेपोरेट कर देता है। केवल 2 से 3% को ही यूज करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाकी जितना भी बचा हुआ वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है इन दी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मेजरमेंट जब हम करते हैं ट्रांसपिरेशन का, तो वी कैन यूज टू मेथड्स, पहला वेइंग मेथड एंड द सेकंड वन इज पोटोमीटर मेथड, जिसमें आप कोई मशीन का एक डिवाइस है उसका यूज करोगे, उससे आप पता लगाओगे कि किस तरह से कितना वाटर इनटेक हो रहा है, कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो उसका पूरा मैकेनिज्म आपको वहां समझ आएगा। वेइंग मेथड देखो, देखो इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर लेना, दिट इज गेनॉन्स मेथड।
ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेना। देखो, वेइंग मेथड के बारे में तो कुछ लिखने की इतनी जरूरत नहीं, आपको पता है वेट कर रहे हैं नॉर्मली। नाउ व्हाट इज पोटोमीटर मेथड? इट इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय अ प्लांट। यानी कि बोल रहा है कि एक ऐसी डिवाइस है जो पता लगाएगी। वेइंग में तो आपने वेट कर लिया कि हाँ भाई इतना वाटर है प्लांट में, मतलब पहले आपने प्लांट का वेट करा, फिर जब उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तब उसका वेट करा, जो भी डिफरेंस आया आपको उससे पता चल गया कि हाँ ये अंतर है। लेकिन ये जो दूसरा डिवाइस वाला है, इसमें एक ऐसी डिवाइस लगी है जो कि आपको बताएगी कि कितना वाटर प्लांट इनटेक कर रहा है। और हमेशा ये चीज याद रखना कि जितना वाटर इनटेक करेगा उतना ही इवेपोरेट करेगा, 1-2% को यूज कर लेगा, बाकी सारा क्या कर देगा, इवेपोरेट कर देगा। ये टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है Gerong's photometer demonstrate unequal transpiration from the two surfaces of a dorsiventral leaf. Now, what is the meaning of dorsiventral leaf? पहले तो समझ लो dorsiventral leaf होता क्या है। एक और एप्लीकेशन दिया है कि जो Gerong's photometer होता है वो एक चीज आपको और बताता है। क्या बताता है? यहाँ पे सक्शन फोर्स है ये, दिस इज नॉट सेक्शन फोर्स, दिस इज सक्शन फोर्स। बहुत ज्यादा डार्क चल रहा है ना, इसको और हम लोग वो कर लेते हैं। ओके, तो ये सक्शन फोर्स होगा। तो बेसिकली बता रहा है जो डार्विन स्पोटोमीटर है वो आपको सक्शन फोर्स बताएगा, कि सक्शन फोर्स मेजर करेगा कि कितनी पानी की कमी हो रही है जिसकी वजह से कितना सक्शन फोर्स बन रहा है। अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा, हम ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसपिरेशन बेसिकली होता है कि वाटर का लॉस होना, इवेपोरेटिव लॉस होना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में लॉस होना एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेटिव लॉस होना। तो पहली चीज याद रखनी है हमको कि हम ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे हैं, दैट मींस इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। पहली चीज समझ गए। दूसरी चीज हम समझ रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन क्यों हो रहा है। भाई अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो प्लांट को नहीं पता चलेगा कि पानी की कमी हो रही है। नहीं पता चलेगा तो रूट ऐसे बैठा रहेगा, ऐसे कहेगा अरे यार मेरे पास तो कोई काम वाम नहीं है, आराम से बैठा रहेगा, सोएगा। लेकिन जब पानी की कमी होगी तो रूट को भी एक्टिव हो जाएगा ना, कि हाँ यार ऊपर मुझे, उसके ऊपर प्रेशर आएगा, उस प्रेशर की वजह से रूट प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ जाएगा जाइलम फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट जाइलम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू नहीं। नेक्स्ट चीज है जो गेनोंग्स फोटोमीटर था वो बेसिकली अनइक्वल ट्रांसपिरेशन भी बताता है। सपोज करो कि ये लीव है, ठीक है, तो लीव का जो फ्रंट रीजन होता है दैट इज वेंट्रल पार्ट, यानी कि फ्रंट रीजन को हम हमेशा वेंट्रल रीजन बोलते हैं। और जो ये पीछे वाला रीजन होता है ना, सपोज करो अगर मैं एक पत्ती ले लूं, सपोज करो ये ना, ये पेन है, ये एक सपोज करो लीव है, तो इसका जो ऊपर का पोर्शन है दैट इज वेंट्रल रीजन, और ये जो नीचे का रीजन है दैट इज डोर्सल रीजन। तो वेंट्रल और ये डोर्सल, ऐसे ह्यूमंस में भी होता है। जो फ्रंट रीजन होता है उसको हम वेंट्रल पोर्शन कहते हैं, और जो हमारा बैक रीजन है दैट इज कॉल्ड एज डोर्सल रीजन। तो इन द सेम वे इसीलिए इस लीफ को बोल रहे हैं डोर्सी वेंट्रल। डोर्सी मींस इसमें डोर्सल साइड भी को भी काउंट कर रहे हैं और वेंट्रल को भी कर रहे हैं। तो बता रहा है कि जो डोर्सल साइड है और जो वेंट्रल साइड है वो अनइक्वल ट्रांसपिरेशन करती है। बेसिकली जो डोर्सल साइड है वहां पे अगर स्टोमेटा ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन का रेट डोर्सल तरफ से बढ़ जाएगा और वेंट्रल तरफ से कम हो जाएगा। तो ये जो ये वाला जो डिवाइस है ये भी बताता है कि ट्रांसपिरेशन ज्यादा कहाँ से हो रहा है, डोर्सल साइड से हो रहा है या वेंट्रल साइड से हो रहा है। क्लियर है सबको? थम्स अप करो, क्लियर है? गेरोग्स नहीं होगा बेटा, ये गेनोंग्स होगा, गेरोग्स। नहीं मैम, ये वाला अनइक्वल ट्रांसपिरेशन वाला तो गैरियूज होगा ना। एक मिनट रुकना, देखो जो क्या नाम है इन्होंने दिया है ना, ये जो पोटोमीटर है ना, तो बेसिकली पोटोमीटर से ही आप जो है ये निकाल सकते हो अनइक्वल ट्रांसपिरेशन वाला। यहाँ पे स्पेलिंग उसकी गलत लिखी हुई है। आप जो पोटोमीटर का जो चीजें लिखा हुआ है उसी से एक मिनट रुको, कोई इसमें हेडिंग मिस तो नहीं हो गई है? नहीं मैम, तीन ही थे, एक तो गैनोंग्स है, एक डार्विन है, एंड ये गैरियूज होगा। बेटा मैंने उसका तो खैर अलग से लिखा नहीं है, मैंने पीडीएफ में उसी से एक दो ही मेथड मैंने मेंशन करे, एक बार मैं रीचेक कर लेती हूँ। हाँ, ओके। उसमें स्प्रिंट हुआ है वहां पे। टाइपिंग में कुछ दिक्कत हुआ है। हाँ सही कह रहे हो, वो वाला गेरोस मीट पोटोमीटर होगा, ये वाला, हाँ ये वाला ना, इसका स्पेलिंग ठीक कर लेना। नहीं समझ आ रही राइटिंग, अच्छा से लिख दूं फिर से?
यार ये हो क्या रहा है, चल क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो ये स्पेलिंग ठीक कर लेना। तो बेसिकली 3 मेथड हो गए गेनोम्स, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इसी वाला ही है, तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत होने की वजह से कंफ्यूजन हो गया। तो ये वाला एक मेथड होगा जिसमें आप क्या बताओगे, इनटेक बाय अ प्लांट, यानी कि प्लांट कितना वाटर जो है इनटेक कर रहा है। दूसरा, आप दूसरे वाले में ये बताओगे कि सक्शन फोर्स कैसा लग रहा है, सक्शन फोर्स कितना लग रहा है। और तीसरे वाले में आप क्या बताओगे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है डॉर्सी वेंट्रल और उस पे वेंट्रल सरफेस पे। अब देखो काइंड ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होते हैं, काइंड अब बेसिकली जो उसका आपका पूरा दिया हुआ है बुक में, आपके पूरा मतलब डायग्राम दिया है, उसका मैकेनिज्म दिया है, तो वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट जैसा है। तो एक्सपेरिमेंट आप पढ़ो, नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में चीजें पूछ सकते हो। पर एक्सपेरिमेंट्स आप उसको, उसमें ज्यादा कुछ समझने वाली चीजें नहीं है, वो एज इट इज जो लिखा हुआ है कि हाँ हम ये ट्यूब लेंगे, इसमें ये इधर से ये होगा और इनटेक ऑफ वाटर पता चलेगा, कितना वाटर जा रहा है, इवेपोरेशन पता चलेगा, तो वो सारी चीजें आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी। उसको आप एक बार रीड करो, कोई भी डाउट है तो उसको पूछो। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्लास हो चुकी है, फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हो ना आप लोग, फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हो आई थिंक, एब्जॉर्प्शन पढ़ चुके हो, ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे हो। चलो देखो, काइंड ऑफ ट्रांसपिरेशन में कई तरह के ट्रांसपिरेशन होते हैं। पहला होता है स्टोमेटल, फिर होता है, 3 तरह के होते हैं, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3? कोई मुझे बताएगा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है? Transpiration which occurs through the stomatas. हाँ, तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में क्या होता है ना कि जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा से हो रहा है। अब ये समझो कि स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन किस तरह से होगा। तो मैंने तुम लोग को बताया था, अगर तुम लोग को याद हो, कि जब तुम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें तुम लोग को ये बोला था कि जो स्टोमेटा है वो टर्जिडिटी अटेंड करता है जब उसमें वाटर आ जाता है। तो दिन के टाइम पे क्या होता है ना, स्टोमेटा ओपन हो जाता है, ओपन हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है अंदर की तरफ, यानी कि बेसिकली एक गैसियस एक्सचेंज होता है दिन के टाइम पे। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर की तरफ लेता है स्टोमेटा, तो उस टाइम पे स्टोमेटा ओपन होता है, यानी कि स्टोमेटा के जो पोर्स है वो क्लोज होने की जगह ओपन होते हैं। और जब पोर्स ओपन होते हैं तो उस टाइम पे वाटर लॉस होता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन होता है। तो इस टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन को आप बोलते हो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। यानी कि अभी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, आगे की स्लाइड्स में स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ही आपको पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है वो कैसा ट्रांसपिरेशन है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, स्टोमेटा से वाटर निकल रहा है, बस आपको यही समझना है। अब स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ पर होता है, जब भी आप लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो लीव्स में आती है मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल से फिर आओगे आप स्टोमेटा के पास, स्टोमेटा में बीच दो सब स्टोमेटल स्पेस होगा, उसके बाद स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होकर वाटर बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि ट्रांसपिरेशन अगर स्टोमेटा से हो रहा है तो दैट ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अभी के लिए इतना हमें समझना है। नेक्स्ट आ जाओ, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि लीव्स के ऊपर ना कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स पर एक वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है, यानी कि एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को आप बोलते हो, मैंने बताया था वो कवरिंग बहुत क्यूट है, जिसका नाम क्या था, क्यूटिकल। तो मैंने बताया था कि वो कवरिंग क्यूट है। सपोज समझ लो कि यहाँ पे वाटर लॉस ना ट्रांसपिरेशन जो है स्टोमेटा से नहीं हो रहा, ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली लीफ के सरफेस से हो रहा है, तो ऐसे ट्रांसपिरेशन को आप कहते हो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो आप इसको क्या बोलते हो, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट आता है लेंटिकुलर, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में बेसिकली आप देखोगे ना, लेंटी सेल्स आपने पढ़ा होगा, स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो स्टेम्स बहुत पुरानी हो जाती हैं, कह सकते हो बहुत बूढ़ी हो जाती हैं, तो उन स्टेम्स में छोटे छोटे स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, उसको लेंटी सेल्स बोलते हैं। लेंटी सेल्स रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं, और बेसिकली जो लेंटी सेल्स है उनका जो फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। कोई भी अगर आपका मतलब पार्ट है जो ट्रांसपिरेशन में है, जो आपका सॉरी फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, वो आपका ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करेगा। तो ये गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, और इन द सेम वे इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। दैट मींस कि जो लेंटी सेल्स है वहां से भी क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। और जब लेंटी सेल से ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो इस टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन को आप लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हो। तो अभी आपने ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा, ट्रांसपिरेशन का यूज पढ़ा कि ट्रांसपिरेशन क्यों होना चाहिए, एक तो सक्शन फोर्स के लिए होना चाहिए और दूसरा क्यों होना चाहिए, ताकि वाटर, ताकि प्लांट को कूलिंग इफेक्ट मिले। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताया, अगर
अगर बहुत एक्सेस वाटर प्लांट में होगा तो खुद ही सोचो ना कि प्लांट सड़ जाता है अगर उसमें बहुत पानी होता है। तो ट्रांसपिरेशन होना इंपॉर्टेंट है। और अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो रेनफॉल भी अफेक्ट होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे मत काटो। अगर पेड़ पौधे काट दोगे, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो वाटर अगर इवेपोरेट ही नहीं होगा तो कंडेंसेशन कैसे होगा, पानी बन के कैसे गिरेगा, रेनफॉल भी अफेक्ट होगी, है ना। तो इस वजह से फॉरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं हमारे क्लाइमेट में। तो बेसिकली अगर आप कहते हो ना कि अगर कहीं पे फॉरेस्ट है तो वहां यार रेनफॉल अच्छी हो रही है, क्यों? तो इसमें मेन रीजन है ट्रांसपिरेशन। मेन रीजन जो इसका है वो है ट्रांसपिरेशन। तो बेसिकली नेक्स्ट चीज अगर आप देखोगे तो 3 टाइप के ट्रांसपिरेशन हो गए। एक हो गया स्टोमेटल, एक आपका हो गया क्यूटिकुलर, बड़ा क्यूट है, दूसरा हो गया लेंटिकुलर। आपको पता है स्टोमेटल मीन्स स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होना, नाम से पता चल रहा है। क्यूटिकुलर मीन्स क्यूटिकल से ट्रांसपिरेशन होना, एंड वेयर एज द लास्ट वन इज लेंटिकुलर, दैट मीन्स लेंटिसेल से ट्रांसपिरेशन होना, विच इज प्रेजेंट इन द ओल्ड स्टेम। एनी प्रॉब्लम? आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारी इजी चीजें हैं ये सब। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत इजी है। एब्जॉर्प्शन तो बहुत ही इजी था। खैर नेक्स्ट देखिए, उसमें भी पर कुछ चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसमिशन ट्रांसपिरेशन, मैंने अभी आपको बताया ना कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मैम ट्रांसपिरेशन तो 2 और भी हैं, तो आप स्टोमेटल वाले ही इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रही हैं, बाकी क्यों नहीं पढ़ा रही? क्योंकि जो प्लांट होता है ना, तो वो सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से करता है। मतलब मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टोमेटा ही कर देता है, बाकी जो है एक तरह से कह सकते हो कि साथी है। चलो अगर स्टोमेटा नहीं कर पा रहा ट्रांसपिरेशन किसी कंडीशन से, तो बाकी भी हेल्प करेंगे, बाकी थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं। बाकी जो मेजर काम है वो कौन करता है? स्टोमेटा करता है। ठीक है, समझ गए? इसलिए हमें स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को डिटेल में पढ़ना है। एक बार देख लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। आरोही, अंशिका, विश्वजीत, मिस्टर शर्मा, तुम लोग को कुछ नहीं पूछना? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बताओ। मैम हमारे स्टोमेटा लाइक डोर्सल एंड वेंट्रल दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं ना? हाँ जी। तो मैम लाइक ज्यादा ट्रांसपिरेशन किस साइड से होगा, डोर्सल या फिर वेंट्रल? कई प्लांट्स, ये डिपेंड करता है प्लांट कैसा है। कई प्लांट ऐसे हैं जिनके डोर्सल साइड से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनके वेंट्रल साइड से होता है, कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें डोर्सल साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट ही नहीं होता। तो इट डिपेंड्स अपॉन प्लांट टू प्लांट, प्लांट्स पे डिपेंड करता है कि कैसा प्लांट है, कैसी लीव्स है। जैसे आप ओके जब थैंक डेजर्ट यू। के एरिया में जाओगे ना, जब जैसे आप डेजर्ट्स में देखोगे तो वहां पे लीव्स जो है उनकी कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन्स में। और कैक्टस का प्लांट अगर आप देखो तो वो प्रॉपरली लीव नहीं होती। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनमें वो चाहते हैं, कैक्टस वगैरह ये जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास स्टोमेटा कम से कम रहे। अगर उनके पास स्टोमेटा कम से कम रहेगा ना तो उनका ट्रांसपिरेशन भी कम से कम होगा, क्योंकि भाई उनके पास ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो इसलिए उनकी जो लीव्स है ना वो मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन्स में। क्लियर? ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर मैकेनिज्म समझेंगे। अब मैकेनिज्म पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग बताना मैकेनिज्म सबको क्लियर हुआ कि नहीं। पहला देखो, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस रीजन ऑफ लीफ। एक एक लाइन अच्छे से समझना, ठीक है? तो यहाँ पर बोल रहा है स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट है? एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। अब एपिडर्मिस से मतलब मैं ये नहीं कह रही कि डोर्सल प्रेजेंट है कि वेंट्रल प्रेजेंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एपिडर्मिस, दैट मीन्स आउटर लेयर। ठीक है, एपी मीन्स होता है आउटर, या ना तो ये मिडिल रीजन में प्रेजेंट होता है, ये आउटर रीजन में प्रेजेंट है। तो बोल रहा है कि स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस रीजन ऑफ लीफ। लीव्स में क्या नाम है? एपिडर्मिस है ना। एपिडर्मिस यानी कि जो अपर रीजन है वहां के पास स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। आप लेकिन आपको ऐसे दिखने नहीं लगेगा स्टोमेटा। अपर रीजन में लेयर्स के काफी लेयर्स होती है, उसके नीचे स्टोमेटा है। नेक्स्ट बोल रहा है स्टोमेटा ओपन कब होता है? तो बोल रहा है स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग द टाइम फॉर इनटेक ऑफ CO2, यानी कि CO2 यानी कि जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेना है उस टाइम पे स्टोमेटा ओपन रहता है। स्टोमेटा ओपन कैसे रहेगा? तो मैंने आपको ये भी बताया था पिछली क्लास में कि ये सपोज लो ऐसे टर्जेट है। टर्जेट का मतलब क्या है? इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, थोड़ा किडनी शेप दिख रहा है ना। तो जब 2 स्टोमेटा के बीच में इस तरह से स्पेस प्रेजेंट होता है तो उसको आप बोलते हो कि स्टोमेटा क्या है? ओपन है। स्टोमेटा कैसा है? ओपन है। तो बेसिकली यहाँ पर बता रहा है कि
स्टोमेटा ओपन होगा ड्यूरिंग द डे टाइम में, ठीक है, डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। तो पहली चीज आपने क्या पढ़ा, पहली चीज आपने पढ़ा कि स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस रीजन। इस मैकेनिज्म को प्लीज याद कर लेना, पेपर में अगर आएगा तो एज इट इज लिखना पड़ेगा कि हाँ पूरा मैकेनिज्म डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और हो सकता है क्वेश्चन अगर आएगा तो 4-5 नंबर से कम का नहीं आता। तो बेसिकली स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे कि हाँ भाई स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ है, पहले तो ये लिख दो। तो लिख दो कि स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस रीजन। फिर आप थोड़ा सा लिख दो कि स्टोमेटा दिखता कैसा है, तो उसके बारे में लिख दो स्टोमेटा टाइनी पोर्स। फिर लिख दो कि स्टोमेटा होता कैसा है, तो लिख दो स्टोमेटा का शेप जैसा होता है, इट इज अ किडनी लाइक शेप। और क्या कौन सी सेल्स उसको सपोर्ट, कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है स्टोमेटा में, प्रेजेंट होती है गार्ड सेल्स, जो सपोर्टेड किससे होती है, सब्सिडरी सेल से। समझ रहे हो मेरा मतलब कि तुम्हें आंसरिंग कैसे करनी है, एक पॉइंट से तुम्हें कई सारे पॉइंट बना लेने हैं, ठीक है। मैम सब्सिडियरी सेल्स किधर होती हैं? जैसे ये गार्ड सेल्स है ना, तो ये गार्ड सेल्स की ऐसे ऐसे कवरिंग में होता है ये सब्सिडरी सेल। गार्ड सेल्स की कवरिंग में एक तरह से होता है सब्सिडरी सेल। अनम्यूट होना मैं, हाँ ओके। नेक्स्ट है वाटर। देखो वाटर एब्सॉर्ब बाय द रूट राइजेस अप थ्रू द स्टेम एंड रीचेस द टिश्यू ऑफ द लीफ थ्रू वेन्स एंड वेन्स ऑफ द लीफ, ठीक है, इसको थोड़ा इधर करो, हाँ, वेन्स एंड वाटर वेपर escapes through the stomata of leaf। तुम लोग को ये विजिबल है बेटा? देखो ये विजिबल है कि मैं जूम करूं? मैम Visible थोड़ा है सा और ये? जूम कर दिए। जूम करूं, बताना हाँ, ठीक, मैम विजिबल है? क्लियर क्लियर। ये देखो क्या गोचा गाची हो गया, सब मिटा देते हैं फिर पढ़ते हैं दोबारा से, हाँ। चलो देखो, तो अभी मैंने आपको बताया मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा में सबसे पहले कि स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस, ये समझ गए। फिर आपको मैंने बताया कई सारे, मैंने और भी पॉइंट्स बताए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा ओपन कब होगा, जब CO2 को लेना होगा तब स्टोमेटा उस टाइम पे ओपन हो जाएगा। फिर बता रहा है कि वाटर एब्जॉर्ब कौन करता है, आपको पता है कि वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट, यानी कि वाटर क्या होगा, रूट एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है भैया, वाटर को रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करके वही वाटर को रखा नहीं रहेगा, यही नहीं कहेगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे पास रहो, वो कहेगा जाओ अब यहाँ से अपना काम करो। तो बेसिकली वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट राइजेस अप। राइजेस अप का मतलब जो वाटर रूट में एब्जॉर्ब हुआ है। आई जस्ट वांट कि यहाँ पे प्लांट होता तो मैं मतलब था यहाँ पे, पता नहीं कहाँ चला गया। रुको प्लांट मंगवाते हैं, हाँ 1 मिनट। प्लांट मंगवा रहे, रुक जाओ तो थोड़ा सा फीक लेके पढ़ पाओगे ना। 1 मिनट। ये देखो सर ने काहे का लेकिन पेड़ दिया है, मुझे पता नहीं। ये प्लांट जैसे अब देख, इसको देख देख के पढ़ेंगे, दिख रहा है तुम लोग को? नहीं दिख रहा? चलो ठीक है, पकड़ के पढ़ते हैं, हाँ थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगी। देखो तो प्लांट में जैसे कि तुम अंदर देख पा रहे हो, ये स्टेम है, ठीक है, और इधर क्या प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है। मेरा शक्ल छुप गया ना, सॉइल के अंदर तुम देख सकते हो रूट्स प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली नहीं ठीक है सर, अनम्यूट हूं ना मैं, क्योंकि मैंने इतना भारी प्लांट पकड़ा है, मैम पे रहम करो, बता तो यस दो सर unmute हूँ। क्लियर। यस मैम क्लियर। हाँ ये मैं हमारे ऑफिस में ये प्लांट सब चीजें हैं, ठीक है। देखो नीचे से एक जादूगर सर है, इन्होंने प्लांट पकड़ लिया, मेरी हेल्प कर रहे हैं, तुम लोग को नहीं दिखेंगे लेकिन, ठीक है। देखो तो बेसिकली ये स्टेम वाला पोर्शन हो गया, इधर सॉइल है, रूट्स है। अब सपोज करो यहाँ पे इन्होंने ना आज आज सुबह इन्होंने वाटर डाल दिया सॉइल में, तो सॉइल के अंदर वाटर चला गया। लेकिन सॉइल के अंदर जब वाटर चला जाएगा बेसिकली, तो रूट्स क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। अब रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करके किसको देंगी, स्टेम को देंगी। फिर स्टेम के बाद कहाँ देंगी, लीव्स में देंगी। तो मैं दिख रहा है ये प्लांट में जो लीव्स है ना, इनकी लीव्स में देखो थोड़ा येलो पोर्शन दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये धूप में नहीं रखते हैं ना इसको,
तो इसको यहीं पे रख रहे हैं, तो इसमें फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या नाम है, सनलाइट में नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ये पेल सा इसका कलर है। तो बेसिकली आप देखोगे कि सॉइल में क्या हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ये ऊपर की तरफ जाएगा। कैसे ऊपर की तरफ जाएगा, सक्शन फोर्स। सक्शन फोर्स कौन देगा, लीव्स देंगी। और ये कैसे हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन पुल इसको बोल सकते हो, सक्शन फोर्स से ऊपर जाएगा या रूट प्रेशर से ऊपर जाएगा, यहीं पे नहीं बैठा रहेगा, स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू वाटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। रख दे इसको कि और पढ़ना है इससे, रख देते हैं ना, मैम क्लियर। बहुत भारी है, अरे बाप रे। चलो आगे देखो, आगे ये है कि वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट, राइट। अब ये लाइन में फिर नहीं समझा रही, समझ गए होगे। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल इनटू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर इज अ रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन। अब ये ध्यान से समझना, ये लाइन थोड़ा सा शायद पढ़ लेना पड़े। देखो बोल रहा है कि जो वाटर वेपर ना, जैसे सरफेस ऑफ लीफ से वाटर वेपर जा रहे हैं, या अगर हमने एक सेल को वाटर मिला, सपोज करो रूट में वाटर आया, फिर एक सेल से दूसरे सेल में गया, दूसरे सेल से तीसरे सेल में गया, है ना। तो जब वाटर इधर से उधर ऐसे मूव कर रहा है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस फॉलो करता है। डिफ्यूजन माने जानते हो ना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली ये कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हुए जाता है, डिफ्यूजन। यही लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट है मोर ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ अ लीफ, यानी कि अंडर सरफेस ऑफ अ लीफ से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है। लिखा यहाँ पर ऐसा है, लेकिन हर टाइम ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है हर वक्त जो है अंडर सरफेस से ही ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा। एज आई टोल्ड यू बिफोर, इट डिपेंड्स अपॉन द प्लांट टू प्लांट, प्लांट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट बोल रहा है जैसे कि डाइकॉट लीफ। अब आपको भी मैं बताती हूँ डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। पता है आप लोग को डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ क्या होती है, पता है? अच्छा मेरे को ये बताओ कि ये जो ऐसे है ना, ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं, लीव्स में इन लाइंस को क्या बोलते हैं बेटा? करा दूंगा। वेन। बोली वो बरेली में जब अगर वेन्स बोलते हैं, ठीक है। और क्या आपको पता है इस तरह के अरेंजमेंट को और इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, पता है? रेडियल एंड पैरेलल या लीनियर। रेटिकुलेट एंड पैरेलल, इसको बोलते Yes, हैं ma'am. रेटिकुलेट, रेटिकुलेट, और इसको बोलते हैं पैरेलल। अब ये जो रेटिकुलेट होता है ये पाया जाता है डाइकॉट लीफ में। अभी डाइकॉट समझाती हूँ। और ये पाया जाता है मोनोकॉट में, जैसे कि ग्रासेस, ये सब में क्या होता है, मोनोकॉट लीव है ये, और इनमें जो है अरेंजमेंट पैरेलल होता है। लेकिन और जो प्लांट्स हैं उनमें डाइकॉट लीव होती है। अच्छा डाइकॉट मोनोकॉट कैसे कहते हैं, तो बेसिकली ना सीड्स के अंदर कॉटिलिडन होता है, ये आगे चल के आप लोग पढ़ोगे हायर क्लासेस में। तो सीड के अंदर, जैसे तुमने कभी चना खाया होगा या मटर खाया होगा, तो वो बीच से टूट जाता है और उसमें आपको दो अलग अलग पार्ट्स दिखते हैं, तो बेसिकली आप उन्हें कहते हो डाइकॉटिलिडन है ना। कुछ ऐसे बीज होते हैं जो सिंगल होते हैं, तो वो होता है मोनोकॉटिलिडन। उसके बेसिस पे लीफ को भी, लीफ के स्ट्रक्चर को भी डिफाइन किया जाता है कि जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ जो है रेटिकुलेट वेनेशन शो करती है, वेयर जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें पैरेलल अरेंजमेंट होता है। तो इसके बेसिस पे ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि डाइकॉट लीफ में आप देखोगे जो नीचे वाला सरफेस है लीफ का, उसमें स्टोमेटा के नंबर ज्यादा होते हैं, और अगर वहां पे स्टोमेटा ज्यादा है तो वहां से ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है। इनका बस इतना मकसद था तुम्हें ये समझाने का। नेक्स्ट है दिस हैपेंस when the rate of transpiration during midday exceeds the rate of absorption of water by the roots। यानी कि बोल रहा है कि एक चीज भूल गया, हाँ देखो, leaves of some plants wilt during midday and recover in the evening। why? ये एक क्वेश्चन था आपकी बुक में जिसका आंसर हम समझेंगे आज। This happens when the rate of transpiration during midday exceed the rate of absorption of water by the roots। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन समझ में आया। बोल रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दिन के टाइम में भी जो पत्तियां है ना से झुलस सी जाती हैं। देखा है तुम लोग ने कभी कि दिन के टाइम में भी पत्तियां एकदम झुलस सी गई हैं, बहुत खुश नहीं लगती हैं पत्तियां? यस मैम। देखा होगा ना। यस मैम। हाँ तो यही चीज है कि दिन के टाइम पे क्या होता है कि पत्तियां कभी कभी झुलस जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो सपोज समझ लो कि दिन के टाइम पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस। जब दिन के टाइम पे बेसिकली फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उस टाइम पे ये हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन ट्रांसपिरेशन भी बहुत ज्यादा हो गया। ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो गया और वाटर के पास उतना मतलब प्लांट के पास उतना वाटर था नहीं, एक्स्ट्रा ट्रांसपिरेशन हो गया। तो इसको आप कह सकते हो कि ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो गया, जितना एब्जॉर्प्शन हुआ था उससे ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो गया। कुछ वाटर पानी कुछ
कुछ वाटर प्लांट के पास रहना भी चाहिए, ताकि प्लांट मतलब एक तरह से मैकेनिकल स्टिफनेस शो कर सके, ऐसे झुलस ना जाए, ऐसे गिर ना जाए। तो इस वजह से वहां पर क्या हुआ कि ट्रांसपिरेशन तो ज्यादा मैक्सिमम हो गया, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन था वो मिनिमम रह गया। तो इसकी वजह से जो लीव्स होती है वो विल्ट यानी कि मुरझा सी जाती हैं, जिसको आप कह सकते हो। तो ये इसका ये रीजन है कि मिड डे में भी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन शाम होते होते वो नॉर्मल क्यों हो जाता है? शाम होते होते वो नॉर्मल इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा शाम के टाइम पे जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाते हैं। अब स्टोमेटा बंद कैसे होंगे, पहले तो ये समझो। स्टोमेटा जब ओपन है तो इनके अंदर वाटर फिल्ड है, वाटर भरा हुआ है, लेकिन तुम खुद सोचो जब स्टोमेटा क्लोज हो रहे होंगे तो इनके अंदर से वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जब ये वाटर बाहर निकल जाएगा तो प्लांट के पास पानी की बहुत कमी हो गई थी। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? क्या बोल रही हूँ मैं, समझ पा रहे हो क्या क्वेश्चन बता रही हूँ? मैं ये बता रही हूँ कि दिन के टाइम पर भी पत्तियां मुरझा क्यों जाती हैं। तो पहली चीज मैंने ये बताई कि ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता होगा। दूसरा हमारा आंसर ये था कि शाम के टाइम वो ठीक कैसे हो जाती है। तो ठीक होने का जवाब दे रही हूँ मैं। पहला तो ये था कि मुरझाती क्यों है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होता है। दूसरा ये ठीक कैसे हो जाती है, तो उसका आंसर बेसिकली आपका ये है कि क्योंकि जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं। जब स्टोमेटा एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो वाटर को रिलीज करते हैं। जब वाटर को रिलीज करते हैं तो वापस से प्लांट को पानी मिल जाता है जितना उसको चाहिए, मैक्सिमम वाटर, और इसके बाद क्या हो जाता है, प्लांट वापस से नॉर्मल हो जाता है। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग दिस हैपेंस व्हेन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग, ये बता दिया मैंने, ड्यूरिंग द नाइट स्टोमेटा आर कंस्ट्रिक्टेड एंड द टेम्परेचर इज नॉट हाई, नो लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, टर्जिडिटी इज रिक्वायर्ड एंड दे स्टैंड आउट इरेक्ट। तो यही सारी चीजें आपका इसमें लिखा हुआ है। दूसरी चीज देखो, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा होता है, फिर लेंटिक्यूलर होगा, ये इसको लेंटिक्यूलर कर लेना, कर देती हूँ मैं। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा होगा, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन स्टोमेटल से थोड़ा कम, और लेंटिकुलर से भी कम क्या होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। भाई क्यूटिकल्स तो लीव्स पे प्रेजेंट ही इसलिए होते हैं ताकि वो ट्रांसपिरेशन को रोक सके, तो वो ट्रांसपिरेशन ज्यादा क्यों ही होने देंगी। तो इससे आप ये चीज याद रख सकते हो। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक, बस थोड़ी सी हमारे स्लाइड्स बची हुई है। अच्छा, अभी तक जितनी स्लाइड्स पढ़ी है उसमें किसी में कोई डाउट तो नहीं आपको? देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो पहला बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट ज्यादा है, सनलाइट कम है, उसके बेसिस पे भी ट्रांसपिरेशन निर्भर करता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी ट्रांसपिरेशन डिपेंड करेगा कि अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर हाई तो ट्रांसपिरेशन विल आल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड का मतलब है कि हवा कितनी तेज चल रही है। भाई अगर हवा तेज है ना तो वो पानी को भी उड़ाती ले जाएगी अपने साथ में। तुमने कभी ऐसा देखा है जब हवा तेज होती है तो बारिश बंद हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो पानी को उड़ा के ले चली जाती है। ऐसा बोलते हैं ना, अरे यार हवा आ गई बारिश को उड़ा ले जाएगी। सुना है कभी? तुम लोग क्या कैसे सुने नहीं हो घर पे? मैंने तो सुना है। तो क्या होता है कि हवा उड़ा ले जाती है पानी को। तो इन द सेम वे अगर वेलोसिटी ऑफ विंड ज्यादा है तो वाटर को क्या करेगी, ले जाएगी। फिर दूसरी चीज आती है यहाँ पे ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बड़ी चिपचिपाहट है, यानी कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, तो क्या वो चाहेगा कि और वाटर वेपर आ जाए? नहीं चाहेगा ना। एटमॉस्फेयर चाहेगा भाई ऑलरेडी बहुत चिपचिपाहट हो रही है मुझे, और वाटर वेपर मुझे नहीं चाहिए, मत आना मेरे पास। तो बेसिकली जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाता है। इसीलिए जब बहुत ह्यूमिडिटी होती है ना तो आप देखते हो कि कुछ टाइम बाद, यानी 2-3 दिन तक अगर ह्यूमिडिटी बरकरार है उसके बाद जो है बारिश होती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन रुका हुआ होता है ना, ह्यूमिडिटी क्योंकि ज्यादा हो रही है। फिर एक साथ अगर थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? हम सब दो, चलो पढ़ रहे हो ना सब? भाग तो नहीं गए? ऐसे इतने कम लोग हो आज। विश्वजीत, तुमने थम्स अप क्यों नहीं दिया? हाँ, गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। जब क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड आप लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली यहाँ पर स्टोमेटल क्लोजर में और स्टोमेटल ओपनिंग में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, डिपेंड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी चीज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, एनवायरमेंट में प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक,
तो ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो ट्रांसपिरेशन को मतलब ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब कुछ इंटरनल फैक्टर्स के बारे में पढ़ लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरनल फैक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छे से बताऊंगी इसको। देखो, द वाटर कंटेंट ऑफ द लीव। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब है कि जो अंदर के कंटेंट्स की हम बात करेंगे। अडेप्टेशंस इन प्लांट टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। भाई प्लांट बिल्कुल नहीं चाहता कि ट्रांसपिरेशन हो, प्लांट को ट्रांसपिरेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन की समझ लो वाटर एक पूंजी है, तो ट्रांसपिरेशन नहीं चाहेगा ना कि मेरे पैसे खर्च हो भाई। तो एक तरह से प्लांट को तो पसंद ही नहीं है कि ट्रांसपिरेशन हो, लेकिन ट्रांसपिरेशन को तो पसंद है कि ट्रांसपिरेशन हो, क्योंकि भाई उसको उड़ के जाना है, तो जिंदगी जीनी है, उड़ना है। तो बेसिकली प्लांट को ट्रांसपिरेशन नहीं पसंद, तो प्लांट ऐसी हर पॉसिबल चीज करेगा जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन ना हो। लेकिन जब प्लांट को बहुत गर्मी लगेगी, जब प्लांट को लगेगा कि यार अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो प्लांट भी चाहेगा कि यार थोड़ा सा ना कूलिंग इफेक्ट चाहिए मुझे। तो देखो हम लोग भी ना, ह्यूमंस भी कभी नहीं चाहते हमें पसीना आए या हमें स्वेटिंग हो। क्यों? क्योंकि जब भी स्वेटिंग होती है तो हमारा चेहरा अच्छा नहीं लगता। मतलब हम थोड़े अगर बढ़िया मेकअप वेकअप लगा के गए हैं या कहीं घूमने उमने गए हैं, तो अगर पसीना पसीना आ जाएगा तो क्या होगा, मतलब अजीब सा डल सा फेस लगेगा। लेकिन जब बहुत गर्मी लगती है तो कभी कभी पसीना आता है तो राहत भी मिलती है। तो इन द सेम वे प्लांट के साथ भी ऐसे ही होता है। ठीक, वो चाहता नहीं है ट्रांसपिरेशन हो, लेकिन जब टेम्परेचर हाई होगा तो ट्रांसपिरेशन ऑब्वियसली हो जाएगा। तो यहाँ पर बता रहा है अडेप्टेशन इन प्लांट्स टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, यानी कि प्लांट ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वो क्या कर सके, एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को रोक सके। तो सबसे पहली बात है संकिन स्टोमाटा, यानी कि स्टोमाटा को ना ऐसे कंस्ट्रिक्ट कर लेता है। स्टोमाटा यानी कि संकिन हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, थोड़े पास जाते हैं, बहुत ओपन नहीं रहते। अगर बहुत ओपन रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन जल्दी 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 होगा और वाटर क्या नाम है, इवेपोरेट हो जाएगा। तो संकिन स्टोमाटा। फ्यूअर स्टोमाटा, फ्यूअर पानी भी लेते हैं फिर बताते हैं। फ्यूअर स्टोमाटा का मतलब है अगर स्टोमाटा कम है, सपोज करो 1 स्टोमाटा है तो ट्रांसपिरेशन कम, 10 स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन ज्यादा, तो स्टोमाटा कम ट्रांसपिरेशन कम। दूसरी है नारो लीव्स फॉर रिड्यूसिंग सरफेस एरिया, यानी जो लीव्स है ना वो पतली है, सरफेस एरिया ताकि उनका कम है। सरफेस एरिया अगर कम है, दो चीज में सरफेस एरिया वैलिड होता है, एक एब्जॉर्प्शन करने में भी सरफेस एरिया का काम है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। पिछले टाइम पे मैंने बताया था, मेरा हाथ ले लो, एक छोटे से बच्चे का हाथ ले लो, अगर मुझे नमकीन दे रहे हो खाने के लिए, लो मैम नमकीन खा लो, तो मेरे हाथ में एक मुट्ठी भर आ जाएगा, लेकिन उस छोटे बच्चे के हाथ में शायद 4-5 दाने ही आ पाएंगे। तो बेसिकली जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। अब सपोज करो अगर मैं नमकीन गिरा दूंगी, है ना, तुमने मुझे आलू भुजिया दिया और मैंने गिरा दी, तो मेरे हाथ से ज्यादा गिरेगी, लेकिन उस बच्चे के हाथ से तुमने 5-6 दाने उसको दे पाए थे तो वही गिरेगा। तो इन द सेम वे एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन और जो कोई चीज का रिलीज होना, वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया ज्यादा एब्जॉर्प्शन ज्यादा, सरफेस एरिया कम एब्जॉर्प्शन कम। इन द सेम वे सरफेस एरिया ज्यादा तो यहाँ से वाटर लॉस ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम तो वाटर लॉस भी कम होगा। समझ गए नमकीन से? नेक्स्ट देखो, reduced exposed surface, leaves get wavy, rolled, folded to reduce surface area। अब leaves तो भाई उतनी ही बड़ी है, सपोज करो कोई लीव है ना, तो प्लांट नीचे रखा है, मैं उसी को टच कर रही हूँ, तुम्हें नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। सपोज करो कि कोई लीव्स हैं तो वो क्या करेंगी, है उनका सरफेस एरिया इतना ही, तो वो खुद को कम कैसे कर सकती है, या तो वो रोल्ड हो जाएंगी, या तो वो क्या करेंगी, क्या कह सकते हैं, फोल्डेड हो जाएंगी, तो जिससे उनका सरफेस एरिया किसी ना किसी तरह से थोड़ा कम हो जाए। ऐसा नहीं है ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, सरफेस एरिया कम करने से ऐसा बिल्कुल नहीं है ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन तो होगा, लेकिन सरफेस एरिया अगर कम कर लेंगे ना तो ट्रांसपिरेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। हो सकता है 10% हो रहा हो, तो हो सकता है 5% ट्रांसपिरेशन हो। तो ये होता है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड एक्सपोजर, बता दिया। लॉस ऑफ लीव्स चेंज इनटू स्पाइन्स, अभी ये मैंने बताया था कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स है वो स्पाइन्स में चेंज हो जाती है। तो इन द सेम वे कि लीव्स किसमें आपकी मॉडिफाई हो गई, स्पाइन्स में मॉडिफाई हो गई। क्यों हो गई? ताकि वाटर लॉस कम हो सके, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स के पास इतना वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती। दूसरी चीज है क्यूटिकल थिक कर दो, यानी कि जो ये लीव है ना, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है, इतनी एक लेयर लगी है, लेकिन तुम इसमें बहुत सारी लेयर हो जाए, है ना, यानी कि ज्यादा लेयर हो जाए। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि इस प्लांट का क्यूटिकल कैसा है, थिक। जब क्यूटिकल है थिक तो ट्रांसपिरेशन होगा कम, क्योंकि भाई ट्रांसपिरेशन किसी चीज को पार करके कितना ही जा पाएगा, ऐसे ही क्यूटिकल उसको रोक रही है। और क्यूटिकल अगर 2 क्यूटिकल आ गई तो वो कैसे कहीं भाग पाएगा, रुक जाएगा। तो ये बैनियन ट्री में होता है। ठीक है,
नेक्स्ट ये कुछ टेबल्स हैं आपके लिए, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, व्हाई ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, बट एक बार फिर से देख लो। सबसे पहला है भाई ट्रांसपिरेशन ने कूलिंग इफेक्ट दे दिया। दूसरा है सक्शन फोर्स, यानी कि अगर वाटर नहीं जाएगा तो प्लांट को पता नहीं चलेगा कि वाटर की कमी हो रही है, सक्शन फोर्स नहीं क्रिएट होगा, वाटर ऊपर नहीं आएगा, तो सक्शन फोर्स के लिए हो गया। दूसरा है वाटर अगर नहीं ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर में ही मिनरल्स हैं, या अगर सपोज करो कोई भी शुगर प्लांट में जमा हुआ है, कुछ भी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट में है, तो उसको इधर से उधर लेके कौन जाएगा, वाटर ही लेके जाएगा ना। तो बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मिनरल्स, इन सब में भी काम करेगा। दूसरी चीज है ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस है गटेशन में। गटेशन एक तरह का स्पेशल पोर बियरिंग स्ट्रक्चर होता है। गटेशन होता कैसे है, पहले तो ये देखो, गटेशन में भी वाटर लॉस हो रहा है, उसमें वाटर लॉस इवेपोरेशन के थ्रू होता है, इसमें जो है किसके थ्रू होता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। ड्रॉपलेट्स के थ्रू कैसे होता है, सपोज करो कि रूट प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, अब भाई रूट प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो लीव्स तक पानी गया, ठीक है, लीव्स के बाद वाटर वेन्स तक पहुंचा, वेन्स के बाद वेनलेट्स में पहुंचा, तो वेनलेट्स जब तक पहुंचा फिर वहां पे प्रेशर इतना हाई हो गया कि वाटर बाहर थोड़ा बाहर चला गया इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, इसको बोलते हो गटेशन। कौन कराता है ये, तो एक स्पेशल पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स पर जिसको हाइडाथोर्ड्स बोलते हैं। हाइडा मींस वाटर बेसिकली, और यानी कि पोर्थोर्ड्स मींस आप बोल सकते हो पोर, तो ऐसे पोर्स होते हैं जहां से वाटर रिलीज होता है, इसको बोलते हैं गटेशन। ब्लीडिंग का मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि ब्लीडिंग क्या होता है, प्लांट के लिए उसका खून कौन है, प्लांट के लिए उसका खून उसके मिनरल्स है, ठीक है, न्यूट्रिएंट वही उसका खून है। हमारे लिए उनका सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे जैसा तो नहीं है, उनके ब्लड हमको रेड कलर का नहीं दिखेगा, लेकिन जो सेल सैप जिसको बोलते हैं, वाटर और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वही प्लांट का एक तरह से जिंदगी उसी से चल रही है। तो अगर कहीं प्लांट में कट लग गया या कुछ भी हुआ तो उनसे आपने देखा होगा प्लांट में अगर कभी कट लग जाता है तो व्हाइट व्हाइट सब्सटेंस निकलता है, तो बेसिकली दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज सेल सैप, और वो एक तरह से प्लांट ब्लीडिंग, इसी चीज को कहा जाता है कि प्लांट ब्लीड कर रहा है, यानी कि ब्लीडिंग हो रही है प्लांट में। ये देखो आपकी बुक का ही टेबल है ये, इसको एक बार मैं समझा देती हूँ, विजिबल है बेटा ये अच्छे से, विजिबल थोड़ा सा होगा ना, यस मैम विजिबल है। विजिबल है। देखो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स का पहले डिफरेंस समझ लो और उसके बाद आगे की और टेबल्स करते हैं। देखो स्टोमेटा बोल रहे हैं देयर स्मॉल ओपनिंग, यानी कि ये छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं, सराउंडेड किससे है, गार्ड सेल से सराउंडेड है। दे कैन बी ओपन एंड क्लोज, यानी कि ये खुल भी सकते हैं, ये बंद भी हो सकते हैं। दूसरी चीज है दे आर मोस्टली फाउंड ऑन अबेक्सियल सरफेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेक्सियल सरफेस, लीफ के ऊपर वाले रीजन को बेटा एडेक्सियल बोलते हैं, ए डी, और नीचे वाले रीजन को बेटा ए बी बोलते हैं। याद कैसे रखोगे, बी फॉर बेस, बी फॉर अबेक्सियल, यानी कि नीचे के सरफेस की बात हो रही है, डोर्सल रीजन की बात हो रही है, क्योंकि बेस क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, तो अबेक्सियल यानी कि नीचे की तरफ बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना। दूसरी चीज है दीज आर रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, डिफ्यूजन होगा गैसेस का फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, और ये हेल्प करेगा किसमें, ट्रांसपिरेशन में, यानी कि गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है स्टोमेटा, और ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। अब लेंटिसेल्स एक बार देख लो, ये स्पेशल ओपनिंग्स हैं जिनमें कोई गार्ड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, ये पूरे टाइम ओपन रहती हैं, इनमें ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है कि ओपनिंग हो क्लोजिंग हो, ना तो ये प्लांट को एक्स्ट्रा वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं, ना तो प्लांट की ये मदद कर रहे हैं, ये हर टाइम ओपन है, गैसेस एक्सचेंज करेंगे, मिनिमम अभी ये मिनिमम ट्रांसपिरेशन करते हैं, क्योंकि स्टोमेटा तो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन करता है लेकिन मजबूरी आने पे खुद को संकेन भी कर लेता है, बट लेंटिसेल्स ऐसा नहीं कर सकते, तो उनके जो पोर्स होते हैं वहां से ट्रांसपिरेशन इसीलिए कम होता है ताकि बहुत वाटर लॉस ना हो जाए, प्लांट जो है इसको पीटे ना। नेक्स्ट है these are found on the surface of older woody stem, यानी कि जो पुराने older woody stems है उनमें ये पाए जाते हैं। these are mainly responsible for diffusion of gases during respiration, और ये भी हेल्प करते हैं आपका ट्रांसपिरेशन में। आई होप स्टोमेटा और लेंटिसेल्स में आप डिफरेंट समझ गए होंगे कि वो उसमें गार्ड सेल्स है, उनमें ओपनिंग और क्लोज होने की टेंडेंसी है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। सेम फंक्शन क्या है कि दोनों रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो ज्यादा करता है, ये ट्रांसपिरेशन कम करता है, रेस्पिरेशन में दोनों हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए गटेशन और ब्लीडिंग में क्या अंतर है, इट अकर्स फ्रॉम द एजेस ऑफ द लीव। एजेस ऑफ द लीव का मतलब क्या है बेटा कि ये साइड से, ये एजेस से आ रहा है, ठीक। ये देखो इट अकर्स फ्रॉम एनी कट, यानी कि ये जो गटेशन है ना वो एजेस से निकल रहा है वाटर, और ब्लीडिंग में क्या हो रहा है, कहीं जहां पे आप कट लगाओगे वहां से ब्लीडिंग होगी। दूसरा है द एक्सुडेट इज
द एक्सुडेट इज मेनली वाटर विद सम डिसॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है मेनली क्या है इसमें, जब आप गटेशन बोलते हो तो उसमें बेसिकली क्या है, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, लेकिन जब आप इसकी बात करते हो ना तो इसमें बेसिकली क्या आता है, इसमें बेसिकली सैप है और क्या चीजें प्रेजेंट है, शुगर है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जब हम गटेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली हमने आपको बताया था कि ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं, यानी कि जब आप सो के सुबह उठते हो, ठंड में समझ लो आप सर्दियों में वॉक कर रहे हो, तो जब आप वॉक करते हुए जा रहे हो तो बेसिकली आप देखते हो कि पत्तियों पे ना बड़ा सुंदर लगता है वो देखने में, छोटे छोटे ऐसे ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है वाटर के, तो वो क्या है, वो गटेशन है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना तो वो आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि वो तो भाप बन के पानी उड़ जा रहा है। समझ में आया? सब इधर ध्यान दो। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इधर क्या है, इधर सैप है, शुगर है, सैप मींस मिनरल और न्यूट्रिएंट्स है। इट अकर्स अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट्स में हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया सुबह की सुहानी वॉक बोल सकते हैं। इधर क्या है, इट अकर्स एट द टाइम ऑफ इंजरी, आप चोट लगाओगे प्लांट को तभी प्लांट क्या होगा, ब्लीडिंग करेगा, ऐसे जो है नहीं करेगा। इट हैपेंस इन सर्टेन प्लांट, कुछ प्लांट्स में होता है ये, बनाना, नॉस्टेरिटम, स्ट्रॉबेरी। इट अकर्स इन ऑल प्लांट दैट हैव बीन कट और इंजर्ड, किसी भी प्लांट को अगर कट कर दोगे तो उसमें से सैप निकलेगा व्हिच इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन और गटेशन में क्या अंतर है, इस टेबल को एक बार समझते हैं। देखो ट्रांसपिरेशन मतलब है वाटर लीव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और इसमें लीव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। प्योर वाटर केवल चेंज हो रहा है वेपर में, यहाँ पर जो वाटर लॉस होता है वो मिनरल सॉल्ट्स को भी कंटेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है वाटर वेपर स्टोमेटा से जा सकता है, लेंटिसेल से जा सकता है, क्यूटिकल से जा सकता है, यहाँ पर वाटर लॉस होता है एंड ऑफ वेन से, गटेशन में। दूसरी चीज है इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ टर्जिडिटी, यानी कि सेल्स मुरझा जाएंगी। इसमें क्या होगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा टर्जिडिटी ऑफ लीव्स में, क्योंकि उसमें स्टोमेटा का फंक्शन ज्यादा दिखा रहे हैं ना ट्रांसपिरेशन में। गटेशन में तो ऐसा कुछ नहीं है, गटेशन में तो फोर्स की वजह से वाटर बाहर की तरफ निकल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल। कौन रेगुलेट कर रहा है, गार्ड सेल। कहीं भी स्टोमेटा की बात आ रही है, स्टोमेटा का हीरो कौन है, गार्ड। स्टोमेटा के पास गार्ड है, सबसे अच्छी बात तो ये है, यानी कि स्टोमेटा को क्या आप कोई कह सकते हो सपोर्ट करने के लिए है। इसके पास क्या है, हाइड्रोडोट्स करके स्पेशल ओपनिंग है। दूसरी चीज यहाँ पर बता रहा है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। वेयर एज ये कब होता है, नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में, जब प्रेशर वाटर का ज्यादा होता है उस टाइम पर ऐसा होता है। नेक्स्ट इट कूल्स द प्लांट, ये प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देता है। इट हैज नो कूलिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट, तो ये प्लांट को कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं दे रहा, एक्सेस वाटर को बस बाहर करने का काम कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, प्रेशर ज्यादा है, जब सक्शन पुल हो रहा है, ट्रांसपिरेशनल पुल हो रहा है, उसकी वजह से वाटर अपने आप लीव्स तक पहुंच के बाहर निकल जा रहा है, ऐसा हो रहा है। इट अकर्स ड्यूरिंग ड्राई कंडीशंस, इट अकर्स इन ह्यूमिड कंडीशन, ये ड्राई कंडीशंस में होता है, ये ह्यूमिड कंडीशंस में होता है। तो हमने ट्रांसपिरेशन की जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी कवर कर ली। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? मैम उसमें तो एक डाउट था कि जो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड स्टोमेटल एंड क्यूटिकुलर में परसेंटेज किसकी ज्यादा है, एंड बुक में मैम लेंटिकुलर की सबसे कम है। नहीं बेटा, क्यूटिकल की सबसे कम होती है, ओके मैम। सबसे कम क्यूटिकल की। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ट्रांसपिरेशन क्या है। ट्रांसपिरेशन पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, क्योंकि जब आप एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स पढ़ के आओगे तभी आपको ट्रांसपिरेशन समझ में आएगी। और एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जब आपको फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा तो आप ये पढ़ के क्या करोगे कि वाटर एब्जॉर्ब कैसे, और आपको उससे क्या लेना देना। पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ के आओ, फिर एब्जॉर्प्शन पढ़ के आओ, है ना। तो बेसिकली जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा तो आपने तो पूरा प्रोसेस पढ़ लिया कि भाई प्लांट खाना कैसे बनाता है। फिर जब आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ा तो आपने ये पढ़ा भाई प्लांट वाटर एब्जॉर्ब कैसे करता है। जब आपका ये चीज भी कंप्लीट हो गया फिर आपने ये पढ़ा कि प्लांट बेसिकली वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लिया, अब वो एब्जॉर्ब करके वाटर को उसका करता क्या है। तो एक उसमें से टॉपिक था ट्रांसपिरेशन करता है, तो उस ट्रांसपिरेशन पे आपका पूरा चैप्टर बेस है कि भाई ट्रांसपिरेशन सक्शन पुल सक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है। ट्रांसपिरेशन अगर होता है तो उसकी हेल्प से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से बेसिकली आप कह सकते हो प्लांट को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ट्रांसपिरेशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। स्टोमेटा से हो रहा है स्टोमेटल, लेंटिसेल से हो रहा है लेंटिकुलर, क्यूटिकल से हो रहा है क्यूटिकुलर। सबसे ज्यादा बेसिकली स्टोमेटल होता है, लेकिन लेंटिकुलर स्टोमेटल से तो कम है लेकिन क्यूटिकल से ज्यादा है।
तो इस तरह से आप ट्रांसपिरेशन को समझ सकते हो, कौन सा ट्रांसपिरेशन ज्यादा है, कौन सा ट्रांसपिरेशन कम है। फिर जब आप आगे आओगे तो आप देखोगे कि ट्रांसपिरेशन और गटेशन में क्या अंतर है, ट्रांसपिरेशन और बेसिकली ब्लीडिंग में क्या अंतर है। ब्लीडिंग के टाइम पर शुगर, सॉल्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्लांट के, वो चले जा रहे हैं। प्लांट को कोई चोट लग गई, कोई आपने गलती से प्लांट टूट गया आपसे, तो ये सारी चीजें होती है। वेयर एज ट्रांसपिरेशन में तो वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है। और बेसिकली ट्रांसपिरेशन का मेजर चीज ये भी है कि वो हमारे एनवायरमेंट को अच्छा रख रहा है। रेनफॉल टाइम पे हो रही है तो इस वजह से फॉरेस्ट वगैरह कट नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे अफेक्टेड होता है रेनफॉल हमारा। ये सारी चीजें भी, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर कंडेंसेशन कैसे होगा, और बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो फिर अच्छी सिंचाई कैसे भी होगी ना। ओके, और किसी को कोई डाउट है? इसके एक्सक्यूज मी मैम, एक्सपेरिमेंट सारे आएंगे? क्या एक्सपेरिमेंट्स मैम सारे आएंगे इसमें लास्ट में जो है? एक्सपेरिमेंट इसमें बेटा ये है कि 3 ही एक्सपेरिमेंट है। 3 में से जो मेन है ना तुम्हारा, वो डार्विन्स वाला उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो बाकी 2 है वो इम्पोर्टेंट है ना। जो तुम्हारा पूरा वो गेनोक्स वाला है, जिसमें पूरा उन्होंने डायग्राम दे रखा है, क्योंकि डार्विन्स वाला उतना नहीं है, लेकिन हाँ जो बाकी 2 हैं वो तो इम्पोर्टेंट है। और जो लास्ट वाला है उसमें तो बस आपको यही बताया गया है ना कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो जो एक्सपेरिमेंट्स है बेटा, वो एक्सपेरिमेंट्स ये है कि थोड़े याद तो करने ही पड़ेंगे। और एक्सपेरिमेंट्स मेरे हिसाब से सबसे आखिरी में पढ़ना, पहले चैप्टर की जो थ्योरी है उसको कर लो, फिर एक्सपेरिमेंट पढ़ डालना, तो उससे क्या नाम है, इंटरेस्ट बन जाएगा। पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ लोगे तो काफी बोर हो जाओगे, तो पहले थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद एक्सपेरिमेंट पढ़ना, ताकि थ्योरी ओके क्लियर मैम। रहेगी तो एक्सपेरिमेंट समझ में आएंगे, नहीं तो एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आएंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तुम्हारी बुक्स में पहले दिए हुए हैं। लेकिन तुम ऐसे पढ़ना कि तुम पहले थ्योरी पहले पढ़ना, एक्सपेरिमेंट को आखिरी में आके देखना, लेकिन छोड़ मत देना पढ़ना उसको भी। ठीक है, क्लास बेटा एंड करते हैं। किसी को कोई भी डाउट होगा वो कमेंट में पूछ लेना। ओके, मैम बाय बाय। मुझे पहले के चैप्टर में से एक डाउट है बस। पूछो पूछो। यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली आपके मिडिल ईयर और इनर ईयर को कनेक्ट करता है। मैम उसमें मेरी बुक में लिखा था कि ये एयर प्रेशर को इक्वलाइज करता है। बेसिकली बेटा और भी फंक्शंस होंगे, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये क्या कर रहा है, आपके पहली बात तो दोनों ईयर को कनेक्ट कर रहा है ना। यूस्टेशियन ट्यूब जो है, आप अगर नोट्स में भी देखोगे तो वहां पे मेंशन होगा कि आपको मिडिल ईयर और इनर ईयर को क्या कर रहा है, वो कर रहा है। बाकी प्रेशर को बैलेंस करना, ये सारी चीजें तो ईयर का काम ही है करना, क्योंकि ईयर तो बैलेंसिंग में ही हेल्प करता है। ईयर क्या करता है, हियरिंग में हेल्प करता है और बॉडी को बैलेंस करता है। लेकिन जो यूस्टेशियन ट्यूब है, अगर आपने उसका पर्टिकुलर फंक्शन पूछा कि मैम ये क्यों प्रेजेंट है, तो जैसे साउंड वेव्स आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे तो वो इनर ईयर तक कैसे जाएंगे, तो यूस्टेशियन ट्यूब क्या करेगा, मिडिल ईयर और इनर ईयर को कनेक्ट करेगा। ओके मैम। मैम एक्सक्यूज मी हाँ मैम, हाँ जी, हाँ हम जी। आप एक बार फंक्शन क्या बेटा, एक बार एक्सक्यूज बताओ फिर से। हाँ हाँ, सुन रही मैम, हूँ। आप एक बार संकिन स्टोमाटा एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, 2 बार कर देंगे। देखो, संकेन स्टोमेटा का मतलब ये है कि प्लांट, संकेन स्टोमेटा का मतलब कि सपोज करो 2 ऑप्शन है स्टोमेटा के पास। एक ऑप्शन है कि स्टोमेटा के अंदर बहुत सारा वाटर आ गया और स्टोमेटा से पूरी तरह से ओपन है, ठीक है। एक तो ये है कि इसने जो है वाटर को लूज कर दिया और ये एकदम आपस में आके चिपक गए, जिसको आप बोलते हो फ्लैसिड। और एक है कि स्टोमेटा ना हल्के से ओपन है। कैसे ओपन है, हल्के से, कि यहाँ पे इनके पास CO2 भी आ रहा है और इनसे ट्रांसपिरेशन भी कम हो रहा है। तो बेसिकली संकेन स्टोमेटा का मतलब है कि स्टोमेटा के पोर्स खुले हैं, लेकिन थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन है, यानी कि CO2 आए लेकिन ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा ना हो सके। कभी कभी क्या होता है ना कि स्टोमेटा, हमें इतनी सारी स्पेस नहीं चाहिए CO2 को देने के लिए, नॉर्मल स्पेस से भी CO2 ट्रांसफर होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। लेकिन अगर स्टोमेटा ज्यादा ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। तो कभी कभी जब वाटर की कमी होती है प्लांट में, तो लीव्स अपने आप को ऐसा अडेप्ट कर लेती है कि उनका स्टोमेटा संकेन हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। जब उनका स्टोमेटा सिकुड़ जाता है तो ट्रांसपिरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। और दिन के टाइम में लीव्स मुरझा कभी कभी जाती है, क्योंकि स्टोमेटा हो सकता है बहुत खुला हो और ट्रांसपिरेशन बहुत हो गया हो। लेकिन रात के टाइम पर वही स्टोमेटा जब वाटर रिलीज करके फ्लैसिड हो जाते हैं तो वापस से पेड़ जो है खिल जाता है। क्लियर? यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है बेटा, क्लास एंड कर रहे हैं। और भी कोई किसी को भी दिक्कत होगी कमेंट में आप पूछ सकते हो डाउट्स। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।
नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ट्रांसपिरेशन हो गया। अब मैंने कहा था ना कि केमिकल कोऑर्डिनेशन करेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का क्लास आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसको ना मैं आपका क्या नाम है किसी भी दिन हो सकता है टीटीएस में या किसी भी दिन उस क्लास को हम लोग अरेंज कर लेंगे, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट का क्लास ले लेंगे, मुझे याद है वो चीज। और नेक्स्ट में हम लोग शायद अब वो सेल शुरू करेंगे, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, ये सारी क्लासेस शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय।